Hello everyone, a beautiful good morning to all and welcome back to my channel. I am Pooja और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 4 मार्च के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। वीडियो के एंड में आप लोगों को कई सारे एमसीक्यू भी मिलेंगे और वीडियो के एंड में एक होगा क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? तो आइए देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 4 मार्च को हम कौन सा इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हमें बात करनी है आज 97th नंबर के एकेडमिक अवार्ड जिनको हम ऑस्कर्स के नाम से जानते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर बाद में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है एंड पर्सन इन न्यूज़ के बाद हम बात करने वाले हैं सेबी के एक नए इनिशिएटिव के बारे में। तो काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है और साथ ही साथ लिंक को शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं फर्दर स्टार्ट करूं और बीच में कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो इसलिए स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूं कि फरवरी मंथ की मंथली करेंट अफेयर्स मैगजीन जिसमें 300 एमसीक्यू और वन लाइनर्स हैं, ये आपको अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप इजीली इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन पे विजिट करते हैं तो आपको वहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? और आज के क्लास की पीडीएफ या तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप एप्लीकेशन से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे विद इम्पॉर्टेंट डे। सो 4 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ्टी डे। नेशनल सेफ्टी डे क्यों मनाया जा रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट जो हमारे देश में हो रहे हैं, तो एक्सीडेंट प्रिवेंशन और सेफ्टी मेजर्स के लिए हम नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं 4 अप्रैल को। इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया और इस साल हम 54th नंबर के एडिशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब 54th एनिवर्सरी है नेशनल सेफ्टी डे की। नाउ बात करते हैं अबाउट द थीम। तो थीम है सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज का है वो है हमारे एकेडमिक अवार्ड्स जिनको हम ऑस्कर्स के नाम से भी जानते हैं। हर साल एकेडमिक अवार्ड दिए जाते हैं या ऑस्कर दिए जाते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जैसे कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। तो उन सभी कैटेगरी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑर्गेनाइज बाय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ पर? डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में। अब यहाँ पे बात हो रही है बेस्ट पिक्चर कौन सी है, तो अनोरा। अनोरा आपको बेस्ट पिक्चर देखने को मिल जाएगी। कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को एक पिक्चर के बारे में बताया था विच इज ब्रूटलिस्ट। तो ब्रूटलिस्ट में जिन एक्टर ने काम किया है उनका नाम क्या है? एड्रिन ब्रॉडी। इन्हें बेस्ट एक्टर का टाइटल दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस है माइकी मेडिसन, इन्होंने अनोरा में काम किया है। बेस्ट डायरेक्टर है सीन बेकर और ये भी अनोरा के हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3 कैटेगरी में अभी तक आपने देख लिया कि अनोरा मूवी को अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। सो अनोरा जो है वो बेस्ट पिक्चर आपको मिल जाएगी। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? सीन बेकर, जो कि अनोरा के ही डायरेक्टर है। नाउ ओरिजिनल सॉन्ग विनर के बारे में। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग विनर कौन है? अलमल, और इस गाने को गाया है इमिलिया पेरेज ने। नाउ बात करेंगे बेस्ट एनिमेटेड पिक्चर जिसका नाम है फ्लो। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म शैडो ऑफ द साइप्रस। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हेयर और ये ब्राज़ील की पिक्चर है। एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिला है नो अदर हैंड को। तो यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट होती है, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपके साथ शेयर की है, आप सिंपली इनको रिवाइज कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर इमिलिया पेरेज जो है इनको 13 अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था और सबसे ज़्यादा जो ऑस्कर मिले हैं वो अनोरा मूवी को मिले हैं 5 अवार्ड्स। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड को हम एकेडमिक अवार्ड के नाम से जानते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है विच इज़ ऑस्कर। ना बात करते हैं भारत के बारे में। तो 2025 में ये जो 97th नंबर के एकेडमिक अवार्ड है इसमें कोई भी इंडियन फिल्म को अवार्ड नहीं मिला है। लेकिन अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं तो भारत का इतिहास अच्छा रहा है। यहाँ पर हमारे देश में जो पहला ऑस्कर हमें मिला था वो भानु अथैया को मिला था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी गांधी मूवी में इन 1983। ना बात करेंगे ए आर रहमान एंड गुलजार साहब के बारे में। इन्हें 2009 में ऑस्कर मिला था स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। एम एम खीरावनी और चंद्र बोस, आप लोग ने 2023 में एक मूवी देखी थी विच इज़ आर 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 और इसमें एक सॉन्ग था विच इज़ नाटू नाटू।
इसको भी यहाँ पे ऑस्कर मिल चुका है। एंड एलिफेंट विस्पर 95th एकेडमिक अवार्ड 2023। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो इंडियन को मिले हैं। यहाँ से स्टैटिक बनता है, इसलिए आपको ये सभी अवार्ड्स मतलब चारों अवार्ड्स याद रखने कि भारत को ऑस्कर कब कब किस किस कैटेगरी में दिया गया है और किनको ये ऑस्कर दिया गया है। नाउ बात करते हैं अजय सेठ के बारे में। कुछ दिन पहले हम लोग ने देखा था कि सेबी सेबी के नए चेयरमैन कौन बन चुके हैं। तो सेबी के नए चेयरमैन बने हैं तुहिन कांत पांडे, और तुहिन कांत पांडे रेवेन्यू सेक्रेटरी भी थे। अब ये पोजीशन तो ब्लैंक हो गई, खाली हो गई, इसलिए अजय सेठ को एडिशनल चार्ज दिए गए हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी के। अजय सेठ ऑलरेडी इकोनॉमी अफेयर्स में सेक्रेटरी हैं, तो अजय सेठ के पास दो अलग अलग चार्जेस हैं, इकोनॉमी अफेयर्स सेक्रेटरी और रेवेन्यू सेक्रेटरी। नेक्स्ट पर्सन है डॉक्टर मयंक शर्मा। इन्हें अपॉइंट किया है कंट्रोलर जनरल ऑफ डायरेक्ट अकाउंट डिफेंस अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट किसे बनाया गया है? मयंक शर्मा को। इनका टेन्योर 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होने वाला है, मतलब स्टार्ट हो चुका है। नाउ बात करते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का फॉर्मेशन 1951 में हुआ था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट कौन है? मयंक शर्मा है। अब यहाँ पे एक और पर्सन न्यूज में है जो हमेशा न्यूज में बने रहते हैं, जिनका नाम है जय शाह। जय शाह हम सभी को पता है, ये यंगेस्ट चेयरमैन आपको मिल जाएंगे आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। अब इन्होंने स्पोर्ट्स के सेगमेंट में या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, इसलिए इनको रिसेंटली आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। जय शाह, द यंगेस्ट एवर चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, was honored with Icon of Excellence Award at the 14th edition of Forbes India Leadership Award। क्यों दिया गया है? क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हमारे देश में जितने भी लीगल स्टडीज होती हैं, हमारे जो एडवोकेट लीगल प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए जो रूल रेगुलेशन बनाया जाता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैचुरी बॉडी है, 1961 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन चुके हैं सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा। ठीक है, सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा को री इलेक्ट किया गया है। 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इनको री इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, साथ ही साथ ये एक अच्छे खासे एडवोकेट होने के साथ ही ये बीजेपी के मेंबर भी रहे हैं और इन्होंने राज्यसभा में बिहार से रिप्रेजेंट भी किया है। अगले पर्सन है जिनका नाम है हिम्मत शाह। हिम्मत शाह हमारे देश के एक आर्टिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने कई सारे स्टैच्यूज को बनाने का काम किया है एंड ही पास्ड अवे रिसेंटली, इनका निधन हो गया है। अब इनको कई सारे अवार्ड मिले, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है आपका कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है और 2003 में इन्हें कालिदास सम्मान मिला था। फिर इन्हें साहित्य कला परिषद अवार्ड भी मिल चुका है 1988 में। ललित कला अकादमी नेशनल अवार्ड 1956 एंड 1962 में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हिम्मत शाह जिनका निधन हो गया वो किस फील्ड से थे? तो एक आर्टिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? अब लास्ट में हम कुछ और शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे, मतलब कुछ और इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में बात करेंगे, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हम देखने वाले हैं, विच इज़ कैलाश सत्यार्थी। जब MPPSC का पेपर हुआ था तो क्वेश्चन आया था कि कैलाश सत्यार्थी कहाँ से बिलोंग करते हैं? आंसर था विदिशा से। ठीक है, और कैलाश सत्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए। इन्हें 2014 में मलाला के साथ नोबल पीस प्राइज भी मिला है। तो हम कुछ शॉर्ट पर्सन्स को वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। नाउ बात करेंगे अबाउट द रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी का रिलेशन किससे है? क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी को बीसीसीआई का मतलब होता है यहाँ पर बीसीसीआई के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ पे रणजी ट्रॉफी का 2024-25 का टाइटल किसने जीता है? तो इस टाइटल को जीता है विदर्भ ने और केरला को डिफीट किया है। तो विदर्भ ने 2024-25 के टूर्नामेंट को, रणजी ट्रॉफी को जीत लिया है और इन्होंने केरला को फाइनल में हराया है। ये टूर्नामेंट विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में खेला गया था। विदर्भ की टीम के कैप्टन है अक्षय वाडकर। ना बात करते विदर्भ ने पहली बार 2017-18 में और फिर 2018-19 में इस ट्रॉफी को जीता था। मतलब ये इनका तीसरे नंबर का रणजी ट्रॉफी का टाइटल आपको देखने को मिल जाएगा। ना बात करेंगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, हर्ष दुबे आपको मिल जाएंगे। एंड मैन ऑफ द मैच है दानिश मालेवर जो कि विदर्भ की टीम से है। रणजी ट्रॉफी को बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये रणजीत सिंह जी के नाम पे
इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई है, पहली बार इसे 1934 में अनाउंस किया गया था। ना बात करेंगे यहाँ पे हम, एक तमिलनाडु बेस्ड बैंक है जिसका नाम है सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक ने चेन्नई सुपर किंग्स के जो भी फैंस हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के जो भी फैंस हैं वो अपकमिंग आईपीएल के लिए अगर सिटी यूनियन बैंक के क्रेडिट कार्ड से टिकट परचेस करते हैं तो उनको कई सारे रिवॉर्ड्स एंड क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो सिटी यूनियन बैंक हैज़ अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप with चेन्नई सुपर किंग टू इंट्रोड्यूस एन एक्सक्लूसिव को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। इसमें कई सारे यूनिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होंगे जो कि यहाँ पे परचेजिंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करेंगे और इनका टारगेट है चेन्नई सुपर किंग्स के जो भी फैंस हैं उनको अट्रैक्ट करना। ठीक है, एमडी एंड सीईओ कौन है सिटी यूनियन बैंक के, तो एन कामाकोड़ी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ये कौन है, इनका नाम है सर्वनंदा सोनोवाल जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को संभालते हैं। रिसेंटली इन्होंने हमारे जो इनलैंड वाटरवेज हैं, हमारे जो अलग अलग पोर्ट्स में अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ चलती हैं, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उनको एक सिंगल पोर्टल में कन्वर्ट करने के लिए, या कह सकते हो कि सभी के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अनाउंस किया है जिसका नाम है वन नेशन वन पोर्ट। अब यहाँ पे पोर्ट्स में क्या होता है, पोर्ट्स के जरिए हम ट्रेडिंग करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारे देश में कई सारे मेजर और माइनर पोर्ट्स हैं। अब हर एक पोर्ट की अपनी अपनी प्रोसीजर है, अपने अपने रूल्स हैं, तो क्यों ना इन सभी प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। इसलिए वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है सर्वनंदा सोनोवाल ने। हालांकि इन्होंने कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जैसे कि वन नेशन वन पोर्ट, भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्टियम एंड मैत्री एप्लीकेशन। इसका पर्पस है इंडिया के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना और भारत की पोजीशन ग्लोबल ट्रेड में बनाना। ना बात करेंगे वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस के बारे में। इसका पर्पस है स्टैंडर्डाइज एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन अक्रॉस इंडियाज मेजर पोर्ट। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं, की ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस। पहले बात कि आपका सभी ऑपरेशन क्या हो जाएंगी, जो भी प्रोसीजर होती है सभी पोर्ट्स की वो यूनिफॉर्म हो जाएंगी। फिर रिडक्शन इन कॉस्ट, तो जो भी लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी डिले आता है डॉक्यूमेंटेशन में, वो सब यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ेगी, ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। तो ये इसका पर्पस आपको देखने को मिल जाएगा। ना बात करते हैं सागर आकलन के बारे में। अब यहाँ पे हमारे जो अलग अलग पोर्ट्स हैं, हमारे अलग अलग पोर्ट्स में उनका वर्किंग प्रोसीजर अलग अलग है, काम करने का तरीका अलग है। कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे डिले टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब कौन सा पोर्ट किस तरीके से काम कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसलिए पोर्ट्स को यहाँ पर रैंकिंग की जाएगी और लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश किया जाएगा। तो सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिससे पोर्ट्स की इफ़िशियंसी इंक्रीज हो। अब इसके क्या क्या फीचर हैं, तो सबसे पहली बात तो जो भी टॉप परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग पोर्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको अवार्ड दिया जाएगा। फिर पोजीशन की बात की गई है, तो इंडिया के जो पोर्ट है जिनका इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हमें लैंडस्केप इंप्रूव करना है। फिर यहाँ पे इफ़िशियंसी इंप्रूव करना है, जो टर्न अराउंड टाइम है और जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक की उसको रिड्यूस करना है। और हमारा यहाँ पे टारगेट होगा कार्बन फुटप्रिंट को मॉनिटर करना कि कौन सा यहाँ पे पोर्ट है जो कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहा है, मतलब एक अच्छी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया हुआ है। अब भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्टियम, कंसोर्टियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं जो सिमिलर प्रकार के टास्क या सिमिलर प्रकार की जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके साथ संबंधित हैं। तो अ ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट वर्क क्लोजली टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो यहाँ पे हमारे देश के जो अलग अलग पोर्ट से संबंधित कंपनीज हैं उनको बेसिकली इंट्रीगेट किया जा रहा है, मतलब एक कंसोर्टियम तैयार किया जा रहा है जिसमें आपको 3 कंपनीज मिलेंगी, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड मुंबई, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड न्यू दिल्ली एंड इंडिया पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड न्यू दिल्ली। ना बात करते हैं मैत्री। अब कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि सेबी ने भी यहाँ पर मैत्री एप्लीकेशन लॉन्च किया था, एएमएफआई ने भी मैत्री एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो इन सब के अलग अलग मायने और पर्पस अलग अलग है। अब यहाँ पे जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है इन्होंने भी मैत्री एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। मैत्री का मतलब है मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी इंटरफेस। ठीक है, इसका पर्पस है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक डिले होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में डिले होते हैं, या फिर आपके क्लियरेंस में जो टाइम लगता है उसको फास्ट अप करना और ट्रेड प्रोसेस को आसान करना।
इसके अलावा यहाँ पर इंडिया मैरीटाइम वीक के बारे में बात की गई है कि 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में इंडिया मैरीटाइम वीक सेलिब्रेट किया जाएगा। कहाँ पर? मुंबई में। क्लियर है? डन। चलिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025। अब एक्सरसाइज डेजर्ट हंट जो है वो ट्राई सर्विस स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, जिसमें तीनों सर्विसेज मतलब इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, तीनों की जो पैरा फोर्सेज हैं, स्पेशल फोर्सेज हैं, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इंडियन एयरफोर्स इसको कंडक्ट कर रही है। कहाँ पर? जोधपुर में, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में 24 फेब से 28 फेब तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें आप देखेंगे इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस, फिर मरीन कमांडर्स, कमांडोज ऑफ इंडियन नेवी और कोस्टल गार्ड मतलब सॉरी गार्ड्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसका पर्पस क्या है? इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब तीनों सेनाएं आपस में मिलके, तो तीनों सेनाओं की पैरा फोर्सेज और स्पेशल फोर्सेज हैं, वो आपस में मिलके कोऑर्डिनेट करके ज्वाइंट ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकें। तो डेजर्ट हंट एक्सरसाइज एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप। जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं लगातार ये कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था कि 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उससे हम विड्रॉ करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ करते हैं। अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम नेटो से और यूरोप जो आपका यूनाइटेड नेशन है उससे भी हम एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम नेटो से और यूनाइटेड नेशन से एग्जिट कर लेंगे। इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम जो आपका यूएसए का इतिहास है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई है विच इज़ इंग्लिश। क्योंकि हम जैसे कि भारत में कई सारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, वैसे ही अमेरिका में भी कई सारे स्टेट्स होते हैं। तो स्टेट्स ने 30 स्टेट्स ने ऑलरेडी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन पूरे अमेरिका की एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। तो पहली बार यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है और पूरे अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है बाय द डोनाल्ड ट्रंप, वो है आपकी इंग्लिश। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द यूएसए हिस्ट्री दैट द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर अ नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? This decision would help bring unity in the nation with people from the different background. now बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट मिशन। एक मिशन आपका एक नासा का मिशन है और एक हमारा ऑलरेडी लॉन्च किया गया मिशन है विच इज़ आदित्य L1। ठीक है, अब यहाँ पे आदित्य L1 ने पहली बार कर्नेल की पिक्चर्स को क्लिक किया है। कर्नेल क्या है? ये आपके सोलर फ्लेयर्स हैं। ठीक है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जिसका शॉर्ट नाम है सूट। तो सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जिसको हमने ऑनबोर्ड किया था आदित्य L1 में, और इसने रिसेंटली X6.3 क्लास की सोलर फ्लेयर्स को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले सोलर फ्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, जब अचानक से बस्ट होती है सोलर एनर्जी सन में और बहुत इंटेंस लाइट या फिर रेडिएशन रिलीज होती है सोलर एटमॉस्फेयर में, इसे हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। तो sudden and intense burst of solar energy in the form of light, a radiation and high energy charged particle from the solar atmosphere। अब इनकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली सोलर फ्लेयर्स को 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया है, A, B, C, M और X। सबसे जो इंटेंस कैटेगरी है वो X कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमारा लॉगरिथमिक स्केल होता है, लॉगरिथमिक स्केल में वैल्यू जो है वो 10 टाइम्स से इंक्रीज होती है, वैसे ही हर एक जो इंटेंसिटी है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब M जो है उसकी इंटेंसिटी C की इंटेंसिटी से 10 टाइम्स ज़्यादा है। इससे होता क्या है, जब सोलर बर्स्ट होता है, सोलर फ्लेयर्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये डैमेज करते हैं हमारे वर्किंग सैटेलाइट्स को, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक करने का काम करते हैं, और जो हमारे एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में हैं तो उनको भी डैमेज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ऑनबोर्डिंग की थी सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप की आदित्य L1 में, इन्होंने ऑब्जर्व किया है X6.3 क्लास सोलर फ्लेयर। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सन के एटमॉस्फेयर में, ये जो हाई इंटेंसिटी रेडिएशन या लाइट रिलीज हो रही है। ठीक है, इतनी चीज़ें। ना बात करेंगे आदित्य L1 के बारे में। तो आदित्य L1 इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन है। इसका काम है सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर आउटर लेयर और सोलर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना।
इसे हमने L1 पॉइंट पे लॉन्च किया है। L1 वो पॉइंट होता है जो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, और इस पॉइंट पे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सन के साथ सिंक्रोनस होने के साथ साथ इन पर इक्लिप्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब इक्लिप्स की कंडीशन में भी ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हमने इसे 2 सितंबर 2023 में ऑनबोर्ड किया था PSLV C57 रॉकेट की मदद से, और इसने लैंडिंग मतलब अपने प्लेस पे कब पहुंचा था, L1 पॉइंट पे ये पहुंचा था 6 जनवरी 2024 में। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज पर्टिकुलर डेट्स। ना बात करेंगे हम यहाँ पे प्राइवेट लूनर लैंडर ब्लू घोस्ट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्लू घोस्ट। ब्लू घोस्ट, और ये पहला कमर्शियल लैंडर है जिसने चंद्रमा की सरफेस पे लैंड किया है, और इसने नासा के भी कई सारे इक्विपमेंट्स को डिलीवर करने का काम किया है। प्राइवेट स्पेस फर्म जिसका नाम है फायर फ्लाई एरोस्पेस, इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने सक्सेसफुली लैंडिंग कर ली है ब्लू घोस्ट मिशन की मून की सरफेस में। ये पहला सक्सेसफुली कमर्शियल मून लैंडिंग इतिहास में आपको देखने को मिलेगा, और इसमें प्राइवेट एजेंसी के साथ नासा का पार्टनरशिप है। लगातार कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रयास कर रही हैं चंद्रमा की सरफेस पे लैंडिंग करने का, लेकिन केवल 5 ही कंट्री है जो मून की सरफेस पे लैंडिंग कर पाई है, जैसे कि रशिया, यूएसए, चाइना, इंडिया एंड जापान। 5 कंट्रीज के नाम आपको याद हो गए, रशिया, यूएसए, चाइना, इंडिया और जापान। नाउ बात करते हैं, ये जो ब्लू घोस्ट है ना, इसको एक और नाम दिया गया है घोस्ट राइडर इन द स्काई, और ये नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस इनिशिएटिव का ही ये पार्ट है। इसमें नासा ने $101 मिलियन पे किया है इस पर्टिकुलर कंपनी को, जिससे ये अपने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी डिलीवरी कर सकें। तो 10 इक्विपमेंट की डिलीवरी भी करवाई है। ठीक है। फरवरी 2024 में इंट्यूटिव मशीन पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी लूनर सरफेस पे, और अपोलो 17 जो मिशन था यूएसए का 1972 का, उसके बाद ये पहली यूएसए की फ्लाइट थी जिसने लैंडिंग करने का काम किया था। ब्लू घोस्ट को यहाँ पे हमने लॉन्च किया है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से, और इसे लॉन्च कहाँ पे किया गया है, तो एक एंशियंट वॉल्केनो वेंट है चंद्रमा की सरफेस पे जिसका नाम है मेयर क्रीसियम। ठीक है, यहाँ पे इसकी लॉन्चिंग की है। इतना मैटर क्लियर हो रहा है? तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे सभी लोग। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और हाँ जी, लाइक बटन पे क्लिक करने पे तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पीडीएफ के लिए पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन है या फिर टेलीग्राम है। चलो अब बात करेंगे सेबी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिसका नाम है बॉन्ड सेंट्रल। अब देखो, अलग अलग जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं वो अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड को इशू करती हैं। अब मुझे एक कंपनी और दूसरी कंपनी के बॉन्ड्स को कंपेयर करना है, या बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, कितने समय का है, क्या इंटरेस्ट है, XYZ। तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म क्यों ना हो जहां पे मैं सभी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को कंपेयर कर सकूं, इसलिए बॉन्ड सेंट्रल की शुरुआत की है सेबी ने। So Bond Central to enhance transparency and streamline access to corporate bond related information। ये एक सिंगल ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो भी इंडिया में इशू होते हैं, जिससे इंडिविजुअल को, इन्वेस्टर को और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को फायदा यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए कोलैबोरेशन, मतलब ये जो बॉन्ड सेंट्रल है डेवलप किसने किया है, इसके लिए कोलैबोरेशन किया है ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर एसोसिएशन एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट ने विद सेबी। ठीक है जी। इससे फ़ायदा होगा, इन्हांस होगी ट्रांसपेरेंसी, पहली चीज़। फिर यहाँ पे बॉन्ड रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एक जगह पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। फ्री और इजीली एक्सेसिबल होगा सभी इन्वेस्टर्स के लिए, और आप यहाँ पे सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करते हैं आप उनको ईजिली यहाँ पे कंपेयर भी कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है स्वावलंबनी। ठीक है, स्वावलंबनी इनिशिएटिव टू प्रमोट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन कंट्री। यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिससे हमारे देश में फीमेल बिजनेस आइडियाज को, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जा सके। इसका नाम है स्वावलंबनी। ठीक है। द स्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव फॉर यंग वीमेन इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसका काम होगा महिलाओं को मेंटरशिप प्रोवाइड करना, उनको फंडिंग करना, सपोर्ट करना और स्किल डेवलपमेंट करना। क्लियर। इसे इम्प्लीमेंट करने का काम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट कर रहा है विद नीति आयोग, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर इतनी चीज़ें। इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, ये इसका पर्पस है।
इनिशियली ऐसे ईस्टर्न जो हमारी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि आईआईटी भुवनेश्वर है, आपका शिलोंग यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लॉन्च किया है, लेकिन नेशन वाइड मतलब पूरे नेशन में इसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी इसको बीएचयू में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी एक्सपांड किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। यहाँ पे अमेजोन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑसलेट। ठीक है, ऑसलोट आपको इसका नाम देखने को मिल जाएगा। ये 9 क्यूबिट चिप है जिसको फैब्रिकेट किया गया है बाय द अमेजोन। अब क्यूबिट क्या होता है, जैसे कि हमारे जो सिंपल कंप्यूटर होते हैं उसमें हम जो भी डेटा प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है, बाइनरी कोड में होती है, बिट्स में होती है। वैसे जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो क्यूबिट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो क्यूबिट क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है क्वांटम कंप्यूटर का। अगले पर्सन है जो कि अमेरिका के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है ब्रेंडन हॉल्ट। इन्होंने बेंगलुरु ओपन एटीपी टेनिस सिंगल टाइटल जीतने का काम किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है जिसका नाम है दिया सलाई। ठीक है, जिसमें 24 चैप्टर है। इन्होंने बताया किस तरीके से कांस्टेबल फैमिली में, मतलब इनके फादर कांस्टेबल थे, विदिशा की कांस्टेबल फैमिली में इनका जन्म हुआ और किस तरीके से इन्होंने लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल किया है बच्चों को उनके राइट्स दिलाने के लिए, चिल्ड्रन के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। इसलिए 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा पीआईबी में भी पब्लिश हुआ है, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिया सलाई आपको याद रखना है। ना बात करते हैं रशियन चेस ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पेस्की। तो बोरिस स्पेस्की कौन थे, रशिया के एक चेस ग्रैंड मास्टर थे, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। 10वें नंबर का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल इन्होंने जीता है और इनका निधन हो गया है, ही पास्ड अवे। ही बिकम एन इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर इन 1955, 1955 में ये इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, 1969 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था। नेक्स्ट बात करेंगे स्वयंभू फेस्टिवल के बारे में। तो स्वयंभू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल के द्वारा और पहली बार नेपाल में स्वयंभू फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है काठमांडू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 22 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक। इसका पर्पस है नेपाल के आर्ट को, कल्चर को, लोकल कम्युनिटी को, लोकल आर्ट को प्रमोट करना। स्वयंभू फेस्टिवल जो है वो स्वयंभू साइट पर हो रही है जो कि नेपाल की एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है और ये बुद्धिस्ट साइट आपको देखने को मिलेगी। इसकी थीम है प्राइड ऑफ एंसेस्टर नेपाली ग्लोरी, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नाउ अब यहाँ पे देखो, साइंटिस्ट लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया था वो एकदम गलत हो गया, उल्टा हो गया। साइंटिस्ट ने कहा था कि 2024-25 का जो साल है वो ला लीना का साल है। ला लीना के समय जो यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशियन के आसपास का पानी है वो इतना गर्म होता नहीं, तो बहुत कम चांसेस है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होंगे, ऐसा हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा था। लेकिन उनकी बातें गलत हो गई। यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक साथ 3 साइक्लोन ओरिजिनेट हुए हैं साउथ पैसिफिक ओशियन में। ये बहुत ही रेयर इवेंट होता है। 2021 में भी ऐसी घटना हुई थी और अब 2025 में देखी गई है। तो सैटेलाइट इमेज से हमें पता चला है कि साउथ पैसिफिक ओशियन में साइमल्टेनियसली 3 ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट हुए हैं। इनका नाम है अल्फ्रेड, सेरू और रे। ठीक है, और ये कहाँ पर एक्टिव है, आपके ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। 2021 में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब लूकस, एना और बीना 3 एक साथ साइक्लोन ओरिजिनेट हुए थे। क्लियर? चलिए, अब नए नए करेंट अफेयर्स पढ़ना तो जरूरी होता ही है, लेकिन पुराने करेंट अफेयर्स को रिवाइज करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे 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 भूलते जा रहे हैं। तो आइए हम बात करेंगे 3 मार्च के करेंट अफेयर्स। हमने देखा था कि आसाम ने अपना 8वें नंबर का नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है, किसे, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व को। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हम स्टेट गवर्नमेंट को शेयर देते हैं टैक्सेस का, उसको रिड्यूस करेंगे 41% से कितना, 40%। सीबीएसई ने एक ड्राफ्ट बनाया है कि 10th बोर्ड के जो एग्जाम होंगे वो 2 फेज में होंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 4 मिनरल को यहाँ पर मेजर मिनरल की कैटेगरी में शामिल किया है। कौन कौन से, बैरियर्स, फेल्सफार, माइका और क्वार्ट्ज। ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए इंटरेस्ट रेट 8.25 रिकमेंड किया है। साउथ इंडियन बैंक ने 10 मिनट इंस्टेंट लोन के लिए एसआईबी क्विक पीएल लॉन्च किया है। कॉप 16 ने कली फंड को लॉन्च किया। यूएई ने ब्लू वीजा को इंट्रोड्यूस किया जो 10 ईयर की रेसिडेंसी प्रोवाइड करता है। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियोन ने भारत में विजिट किया था। ठीक है, और इन्होंने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर चर्चा की।
नासा का स्फीयर एक्स टेलीस्कोप ने 3D स्काई सर्वे कंडक्ट किया। फिर माउंट फेंटल में वॉल्केनो इरप्शन हुआ जो कि इथोपिया में आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है अगर भारत को विकसित बनना है 2047 तक तो एनुअल ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, 7.8% एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए। और अगर भारत अभी लोअर मिडिल इनकम स्टेटस रखता है, अगर भारत को अपर मिडिल इनकम स्टेटस में आना है तो जो आपका GNI है वो $4,516 होना चाहिए। ये सारी बातें वर्ल्ड बैंक ने कही हैं। फिर वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन चुका है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और भारत में दिल्ली एयरपोर्ट 8वें नंबर पे है। मेत्री ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत की है और यूपी ने 5 नए स्पिरिचुअल कॉरिडोर बनाने के लिए अनाउंसमेंट किया है। तो क्वेश्चन कैसा आता है, देखो क्वेश्चन आता है कि बोरिस स्पाइकी जिनका निधन हो गया है ये किस कंट्री से है, तो रशिया से है। किस स्पोर्ट से है, तो ये चेस प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च द स्टेट लेवल कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन नेम्ड युद्ध नशियान विरुद्ध, मतलब ड्रग स्मगलिंग को रोकना। इसको लॉन्च किया है पंजाब ने। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर NBWL मीटिंग ऑन द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो 3 मार्च को हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया। और गिर नेशनल पार्क जो है वहां पे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने की मीटिंग को चेयर करने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली अगर भारत को ग्रोथ करना है और हाई इनकम स्टेटस लेकर आना है 2047 तक तो कितना एनुअल ग्रोथ होना चाहिए। सेकंड है ये आपको थोड़ा सा सर्च करना है और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। रॉन ड्रेपर, ये ओल्डेस्ट लिविंग टेस्ट क्रिकेटर आपको देखने को मिलेंगे। इनका निधन हो गया है 98 ईयर्स में। ये किस कंट्री के आपको क्रिकेटर देखने को मिलेंगे, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।